हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जेनिथ गुरु। मैं हूं निकी पंडित और आज हम करने वाले हैं बायोमोलिक्यूल्स के इंटेक्स क्वेश्चन। ऑलरेडी चैप्टर हमने फिनिश कर लिया है, क्लियर है। तो अब बारी है उसके इंटेक्स क्वेश्चन की एंड देन उसके बाद बैक एक्सरसाइज क्वेश्चन की। सो सबसे पहला जो क्वेश्चन है हमारे पास वो क्या है? ग्लूकोज और सुक्रोज आर सॉल्युबल इन वाटर बट साइक्लोहेक्सेन और बेंजीन सिंपल 6-membered ring compound are insoluble in water। जो ग्लूकोज है, जो सुक्रोज है, वो वाटर में सॉल्युबल होते हैं, लेकिन जो साइक्लोहेक्सेन एंड जो बेंजीन है वो वाटर में सॉल्युबल नहीं होते। इसके पीछे का क्या रीजन है? आपको एक कॉन्सेप्ट बताया था। क्या कॉन्सेप्ट है वो? लाइक डिसॉल्व लाइक का कॉन्सेप्ट। किसका कॉन्सेप्ट है वो? लाइक डिसॉल्व लाइक का कॉन्सेप्ट। वो आपको यहाँ पे ध्यान देना है, ठीक है। तो ग्लूकोज और सुक्रोज में क्या प्रेजेंट होते हैं? OH ग्रुप प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। यानी कि उसके पास क्या होता है? हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है वो वाटर के साथ, ठीक है। और दूसरा पोलर इन नेचर होता है। वाटर भी क्या है? पोलर इन नेचर है। ग्लूकोज एंड सुक्रोज क्योंकि ये हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं, इनके पास OH ग्रुप भी प्रेजेंट होता है, तो ये भी पोलर नेचर के होते हैं। वहीं जो हमारे पास बेंजीन है और जो साइक्लोहेक्सेन है, ये क्या है? सिंपल हाइड्रोकार्बन है जो कि नॉन पोलर होते हैं नेचर में। तो नॉन पोलर होने की वजह से ये वाटर में सॉल्युबल नहीं हो पाते हैं। क्लियर स्टूडेंट्स? तो इसका आंसर हम क्या लिखेंगे? यहां पे हमारा आंसर क्या हो जाएगा? हमें क्या कॉन्सेप्ट जानना है? हमें ये कॉन्सेप्ट जानना है लाइक डिसॉल्व लाइक का कॉन्सेप्ट। ओके, सो द सॉल्युबिलिटी of solute depends on their nature, ठीक है। किस नेचर का है? as we know that like dissolve like, ठीक है। हम क्या जानते हैं? लाइक डिसॉल्व लाइक का कॉन्सेप्ट जानते हैं। हियर ग्लूकोज एंड सुक्रोज हैव, और ग्लूकोज एंड सुक्रोज कंटेन, ग्लूकोज एंड सुक्रोज कंटेन एक काम करते हैं, एक एक करके लिखते हैं। ग्लूकोज के पास कितने OH बॉन्ड होते हैं? ग्लूकोज कंटेन 5 OH बॉन्ड, ठीक है। ग्लूकोज कंटेन 5 एंड सुक्रोज कंटेन 8 OH ग्रुप, 8 OH बॉन्ड, ठीक है। इनके पास, ग्लूकोज के पास 5 OH बॉन्ड प्रेजेंट होता है और सुक्रोज के पास टोटल 8 OH बॉन्ड या फिर OH ग्रुप लिख देते हैं, OH ग्रुप प्रेजेंट होता है, ठीक है। एक के पास 5 और एक के पास 1। तो ये जो OH ग्रुप है, ठीक है, क्या करते हैं? ये जो OH ग्रुप है ये हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं वाटर के साथ। These OH group form hydrogen bond with water। ये क्या बनाएंगे? वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएंगे एंड एज अ रिजल्ट this H bonding, ठीक है। किस किस के बीच में है? ग्लूकोज एंड सुक्रोज के बीच में है। इस H बॉन्डिंग की वजह से ये वाटर में क्या हो जाएगा? सॉल्युबल हो जाएगा। These OH group form hydrogen bond with water and as a result this is soluble in water, whereas in cyclohexane and benzene whereas in cyclohexane and benzene they do not contain such bond.
they do not contain such bond and they are non-polar in nature. ये ना ही तो इस टाइप की कोई बॉन्ड को कंसिस्ट करते हैं और ये क्या होते हैं, नॉन पोलर इन नेचर होते हैं. वेयर एज वाटर इज पोलर इन नेचर, वेयर एज वाटर इज पोलर, वेयर एज वाटर इज पोलर in nature. Hence they are insoluble in water. They are insoluble in water. ठीक है, ये क्या है, insoluble है वाटर में. क्लियर, ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर. क्लियर, फटाफट से इसको नोट डाउन करो, दोबारा से रिपीट करते हैं इसको. क्या है ये, द सॉलिबिलिटी ऑफ सॉल्यूट डिपेंड्स ऑन द नेचर. ठीक है, एज वी नो दैट लाइक डिजॉल्व लाइक. ग्लूकोज कंटेन 5 एंड सुक्रोज कंटेन 8 OH ग्रुप एंड दीज OH ग्रुप फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड विद वाटर एंड एज अ रिजल्ट दिस इज सॉल्युबल इन वाटर. ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएंगे, दैट्स व्हाई दे आर सॉल्युबल इन वाटर. इनके बीच में क्या है, एक इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जनरेट हो जाता है. वेयर एज इन साइक्लोहेक्सेन एंड बेंजीन दे डू नॉट contain such bond. इनके पास हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट नहीं होता. दे आर बेसिकली हाइड्रोकार्बन एंड हाइड्रोकार्बन आर नॉन पोलर इन नेचर एंड दे आर नॉन पोलर इन नेचर, वेयर एज वाटर इज पोलर इन नेचर. और अगर वाटर पोलर है एंड दे आर नॉन पोलर, तो पोलर नॉन पोलर में डिजॉल्व होएगा ही नहीं. क्लियर है, तो यहाँ पे था ये हमारा 10.1 का क्वेश्चन. ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट आर द एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट ऑफ हाइड्रोलिसिस ऑफ लैक्टोज. जब हम लैक्टोज का हाइड्रोलिसिस करेंगे तो यहाँ पे हमें क्या प्रोडक्ट देखने के लिए मिलेगा. पहले तो सबसे पहले मुझे ये बताओ कि लैक्टोज का फॉर्मूला क्या होता है. क्या होता है लैक्टोज का फॉर्मूला, आप सबको सुक्रोज का फॉर्मूला पता है. ठीक है, ये सब क्या है, डाइसेक्राइड्स में जितनी भी चीजें हमने पढ़ी थी सबका फॉर्मूला सेम है. एंड लैक्टोज क्या है, एक डायासेक्राइड्स है जिसको हम हाइड्रोलिसिस करेंगे तो हमें 2 मोनोसेक्राइड्स देखने के लिए मिलेंगे. ठीक है, यहाँ पे क्या है आंसर, लैक्टोज इज डाइसेक्राइड्स. ठीक है, लैक्टोज क्या है, लैक्टोज इज डाइसेक्राइड्स एंड अपॉन हाइड्रोलिसिस it give 2 monosaccharides, give 2 monosaccharides. हाइड्रोलिसिस करने पे यहाँ पे हमें 2 मोनोसेक्राइड्स देखने के लिए मिलेंगे. तो क्या होगा वो दोनों मोनोसेक्राइड्स, एक होगा अल्फा डी प्लस ग्लूकोज. क्या मिलता है, यही पढ़ा था हमने चैप्टर में. एक हमें अल्फा डी प्लस ग्लूकोज एंड सेकेंड वन इज अल्फा डी क्या है, एक अल्फा डी प्लस ग्लूकोज और सेकेंड हमको क्या मिल जाएगा, अल्फा डी प्लस गैलेक्टोज एंड सेकेंड वन इज डी प्लस एंड सेकेंड इज गैलेक्टोज. क्लियर, अब तो ये हमने थ्योरी की फॉर्म में लिखा है, हमको क्या करना है, पूरा रिएक्शन लिख के दिखाना है. तो लैक्टोज का क्या फॉर्मूला होता है, C12H22O11, सेम जो सुक्रोज का होता है, C12H22O11, दैट इज लैक्टोज. अब हम इसका क्या कर रहे हैं, हाइड्रोलिसिस कराएंगे इन प्रेजेंस ऑफ वाटर. तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये किस मीडियम में करवाएंगे हम, एसिडिक मीडियम में करवा रहे हैं लैक्टोज. C6H12O6 plus C6H12O6. C6H12O6 plus C6H12O6, D plus glucose and D plus galactose. D plus glucose and D plus galactose. क्लियर है इतना स्टूडेंट्स, फटाफट से इसको नोट डाउन करिए इस क्वेश्चन को.
क्लियर कर लिया इसको नोट डाउन। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन 10.3 क्या है? 10.3 हाउ डू यू एक्सप्लेन द एब्सेंस ऑफ एल्डिहाइड ग्रुप इन पेंटाएसिटेट ऑफ डी ग्लूकोज। हम कैसे एक्सप्लेन करेंगे कि पेंटाएसिटेट ऑफ ग्लूकोज में एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट नहीं है। देखो क्या होता है ग्लूकोज का, जब हम हेमी एसिटल स्ट्रक्चर बनाते हैं ग्लूकोज का, तो उसमें क्या प्रेजेंट होता है? OH ग्रुप प्रेजेंट होता है किस पे? कार्बन 1 पे, ठीक है, जिसका हम फर्दर क्या करेंगे? हाइड्रोलिसिस करेंगे तो हमें एक ओपन चेन एल्डिहाइड देखने के लिए मिलेगा। अब उस ओपन चेन एल्डिहाइड का जब हम फर्दर रिएक्शन किसके साथ कराते हैं? NH2OH के साथ कराएंगे, तो हमें क्या मिलना चाहिए? ऑक्सिम मिलना चाहिए। अगर ऑक्सिम मिल रहा है दैट मीन्स एल्डिहाइड इज प्रेजेंट, अगर ऑक्सिम नहीं मिल रहा है दैट इज एल्डिहाइड वहां पे प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। सो बस इसी को हमें एक्सप्लेन करना है। आंसर 10.3 किस तरीके से लिखेंगे हम? सबसे पहले क्या है? एक हेमी एसिटल स्ट्रक्चर बना लेना है हमें, उसी को हम पहले एक्सप्लेन करेंगे, फिर बाद में स्ट्रक्चर बनाएंगे, ठीक है। तो द साइक्लिक हेमी एसिटल, आप सबको पता है हेमी एसिटल कैसे पहचानते हैं? जिसके पास ROR का ग्रुप हो, उसी कार्बन पे OH भी प्रेजेंट हो और H भी प्रेजेंट हो, दैट इज द हेमी एसिटल ग्रुप, ठीक है। द साइक्लिक हेमी एसिटल ग्रुप फॉर्म a glucose which contain OH group at कार्बन 1, जो OH ग्रुप कंटेन करता हो कार्बन 1 पे, एंड हाइड्रोलिसिस इन एक्वस सोल्यूशन, एंड हाइड्रोलिसिस इन एक्वस सोल्यूशन क्या प्रोवाइड करेगा? हाइड्रोलिसिस करने पे एक्वस सोल्यूशन प्रोड्यूस ओपन चेन ऑफ एल्डिहाइड, ओपन चेन ऑफ एल्डिहाइड। यहां से हमें क्या मिलेगा? ओपन चेन एल्डिहाइड का मिलेगा। अब हम इस एल्डिहाइड को फर्दर रिएक्ट कराएंगे NH4OH के साथ, ठीक है, एल्डिहाइडिक फॉर्म, ठीक है, एल्डिहाइडिक फॉर्म, which then treated with NH2OH। इसको क्या कर रहे हैं हम? फर्दर ट्रीट कर रहे हैं NH2OH के साथ टू फॉर्म कॉरस्पॉन्डिंग ऑक्सिम, टू फॉर्म कॉरस्पॉन्डिंग ऑक्सिम, ठीक है। यहां पे हमें क्या मिल गया? ऑक्सिम मिल गया। तो उसके बाद क्या है? हमें ऑक्सिम मिल गया, यानी कि हमारे पास एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट है, दैट मीन्स द ग्लूकोज कंटेन एल्डिहाइडिक ग्रुप, दैट मीन्स द ग्लूकोज कंटेन एल्डिहाइड ग्रुप, दैट मीन्स द ग्लूकोज कंटेन एल्डिहाइडिक ग्रुप। क्लियर है? इतना पहले नोट डाउन करो। क्लियर? इतना तक नोट डाउन कर लिया है। अभी हमने क्या बताया कि उसके पास एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट है। अब हम क्या करेंगे? जब हम ग्लूकोज का ट्रीटमेंट किसके साथ कराएंगे? एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ कराएंगे। व्हेन ग्लूकोज treated with acetic anhydride, the OH group of कार्बन 1, जरूरी नहीं सिर्फ कार्बन 1 के साथ साथ बाकी के जो भी कार्बन 2, कार्बन 3, कार्बन 4, कार्बन 5, कार्बन 6, ये सब क्या करेंगे? पेंटा एसीटेट बनाएंगे, ठीक है, along with acetic anhydride, the OH group of carbon 1 along with carbon 2, carbon 3, carbon 4, carbon 5 and carbon 6 form penta
एसीटेट। ठीक है, अब यहाँ पे क्या बन गया है इनका, यहाँ पे पेंटा एसीटेट बन गया है। ठीक है, अब क्या होगा जब हम पेंटा एसीटेट हमने बना लिया, व्हेन पेंटा एसीटेट ऑफ ग्लूकोज, यहाँ पे कोई भी फ्री OH ग्रुप प्रेजेंट नहीं है पेंटा एसीटेट में, किस पे, कार्बन 1 पे। ठीक है, सिंस द पेंटा एसीटेट does not contain, पेंटा एसीटेट does not contain, क्या कंटेन नहीं करता है पेंटा एसीटेट, does not contain free OH group at carbon 1। आपने देखा ना वो क्या करते हैं, एक रिंग स्ट्रक्चर बना लेते हैं, does not contain free OH group at carbon 1। ठीक है, रिंग का फॉर्मेशन करते हैं, एंड इट कैन नॉट गेट हाइड्रोलिसिस इन एक्वस सोल्यूशन, and it cannot get hydrolysis at aqueous solution, और ये हाइड्रोलिसिस भी नहीं होते एक्वस सोल्यूशन में, टू प्रोड्यूस ओपन चेन एल्डिहाइड, टू प्रोड्यूस ओपन चेन एल्डिहाइड। Oh, wait. Contain free OH group at, pentacetate does not contain free OH group at, कहाँ पे था, कहाँ पे नहीं था free OH group, at carbon 1, and cannot get hydrolysis in aqueous solution to produce open chain aldehyde। ठीक है, एंड यहाँ पे क्या होगा जब हम ग्लूकोज पेंटा एसीटेट का रिएक्शन कराएंगे NH2OH के साथ, तो हमें कोई भी ऑक्सीजन देखने के लिए नहीं मिलेगा। ठीक है, एंड हेंस व्हेन ग्लूकोज पेंटा एसीटेट react with NH2OH do not produce ऑक्सिजन। ठीक है, ये क्या प्रोड्यूस नहीं करेंगे, ऑक्सिजन प्रोड्यूस नहीं करेंगे। क्लियर, इसको फटाफट से नोट डाउन करो, फिर उसके बाद इसका स्ट्रक्चर बना लेते हैं हम। ओके, नॉर्मल हम ग्लूकोज का स्ट्रक्चर बनाएंगे, देखेंगे कि रिंग फॉर्मेशन में कैसे काम आता है, और जब हम पेंटा एसीटेट यानी कि एसिटिक एनहाइड्रेस के साथ इसका रिएक्शन कराएंगे तो क्या स्ट्रक्चर बनेगा। ओके, लिख लिया, इसको फटाफट से नोट डाउन कर लो। ओके, ठीक है, ग्लूकोज का स्ट्रक्चर कैसे बनता है, C डबल बॉन्ड O, यहां पे H है, H, C डबल बॉन्ड O H, ये हो गया, फिर OH H OH H OH H OH H, 1 2 3 4 5 CH2OH। ये क्या है, ग्लूकोज है, कैसा है, ओपन चेन फॉर्म है, ये ग्लूकोज का ओपन चेन फॉर्म है। अब वही अगर हमें दिखाना है कि यहाँ पे फ्री एल्डिहाइडिक ग्रुप प्रेजेंट नहीं है, तो क्या हो जाएगा, यहां से फिफ्थ वाले कार्बन से H हट के ये वाला कार्बन इसके साथ रिएक्ट करेगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो ऑक्सीजन है वो फ्री ग्रुप में घूमता रहेगा। किस तरीके से, यहां पे अब क्या आ जाएगा, CHOH OH H H OH, फिर OH H H CH2OH, ये स्ट्रक्चर बन जाएगा। क्लियर, अब इसका हम फर्दर रिएक्शन किसके साथ कराएंगे, इसका हम रिएक्शन किसके साथ कराएंगे, अभी हमने लिखा था ना, एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ इसका हमें रिएक्शन करा रहा है, 5 मोल्स ऑफ एसिटिक एनहाइड्राइड, CH3
CO2 का होल ट्वाइस। हमने इसका रिएक्शन, अब देखो ये आपने बना लिया, इसी से ये वाला स्ट्रक्चर बना है। यहां पे देखते हैं स्ट्रक्चर क्या बनेगा। पेंटा एसीटेट वाला स्ट्रक्चर बना रहे हैं। सबसे पहले यहाँ पे CHO था, इसके साथ क्या अटैच हो जाएगा, CO CH3 अटैच हो जाएगा, CO CH3। अब 1 2 3 4 5 और लास्ट में यहाँ पे कार्बन था, ठीक है। ये भी क्या बन जाएगा, CH2 CH2O CH CH2O CO CH3 CH2O CO CH3। यहाँ पे H, यहाँ पे हमारा क्या बनेगा जब पेंटा एसीटेट के साथ रिएक्शन करवाएंगे, O पहले से था, CO CH3। इन सब में भी सेम चीजें बनेंगी, CO CH3 CO CH3, यहाँ पे H है और यहाँ पे H है। फिफ्थ वाले कार्बन पे क्या हो जाएगा, ये तो पार्टिसिपेट कर रहा है, यहाँ पे H आ गया, ठीक है। ये क्या बन गया, पेंटा एसिटिक। क्या बन जाएगा ये, पेंटा एसिटिक। अब इसका जब हम रिएक्शन NH2OH के साथ कराएंगे, NH2OH के साथ, तो हमें कोई भी ऑक्सिम देखने के लिए नहीं मिलेगा। क्लियर। तो ये था हमारा क्वेश्चन थर्ड। ओके, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन है अब हमारा, द मेल्टिंग पॉइंट एंड सॉल्युबिलिटी इन वाटर ऑफ अमीनो एसिड्स आर जनरली हायर देन द कोरस्पॉन्डिंग हेलो एसिड्स, एक्सप्लेन। जो मेल्टिंग पॉइंट है, जो सॉल्युबिलिटी है, वो अमीनो एसिड जो है उसमें ज्यादा है, उसमें हायर है एज कंपेयर टू कोरस्पॉन्डिंग हेलो एसिड्स। तो ऐसा क्यों है, क्योंकि जो अमीनो एसिड्स होते हैं वो डाइपोलर नेचर के होते हैं, राइट। हमने देखा है ना कि अमीनो एसिड्स के अंदर NH2 ग्रुप भी प्रेजेंट होता है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप भी प्रेजेंट होता है। तो कार्बोक्सिलिक ग्रुप का H जो है वो हट के किसके पास चला जाता है, NH2 के पास चला जाता है, जिसके ऊपर एक ही कंपाउंड के अंदर में पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज दोनों देखने के लिए मिलते हैं, जिसको हम ज्विटर आयन कहते हैं, राइट। तो यहाँ पे क्या है, जो अमीनो एसिड्स है वो डाइपोलर नेचर के होते हैं, वेयर एज जो हेलो एसिड्स होते हैं वो डाइपोलर नेचर शो नहीं करते। इसी वजह से इनकी जो मेल्टिंग पॉइंट होती है, सॉल्युबिलिटी होती है, वो हाई है, राइट। और क्या होता है इसका रीजन, इनके पास हाइड्रोजन बॉन्ड भी प्रेजेंट होता है मॉलिक्यूल्स में, तो ये वाटर के साथ अच्छा बॉन्ड बना सकते हैं, इसलिए सॉल्युबिलिटी है, राइट। सो आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, अमीनो एसिड्स आर डाइपोलर इन नेचर, अमीनो एसिड्स आर डाइपोलर इन नेचर। कैसे, यहाँ पे NH3 पे पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, C, यहाँ पे H है, यहाँ पे H है और यहाँ पे COO नेगेटिव। इस तरीके से हम इसको रिप्रेजेंट करा सकते हैं। यहाँ पे H ले लो या फिर R, कुछ भी हम कंसिडर कर सकते हैं। एंड अमीनो एसिड्स आर डाइपोलर इन नेचर, ठीक है, एंड हैव स्ट्रॉन्ग इंटरैक्शन, एंड हैव strong dipole interaction, and have strong dipole interaction। इसमें बहुत ज्यादा डाइपोल इंटरेक्शन स्ट्रॉन्ग होता है, जिसकी वजह से क्या है, इनका हाई मेल्टिंग पॉइंट हो जाएगा, ठीक है। ड्यू टू this amino acids have high melting, due to this amino acids have high melting, ठीक है। इसकी वजह से अमीनो एसिड्स के पास हाई मेल्टिंग है। एंड यहाँ पे किसका इन्वॉल्वमेंट है, इन्वॉल्वमेंट ऑफ इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग विद वाटर, एंड देयर इज involvement of hydrogen, there is involvement of hydrogen bonding, ठीक है। यहाँ पे किसका इन्वॉल्वमेंट है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग का भी इन्वॉल्वमेंट है,
क्लियर? अभी और लिखेंगे, पहले इतना नोट डाउन करो। ठीक है, कर लिया नोट डाउन, करो। यहाँ पे क्या है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से क्या हो जाएगा, ये वाटर में सॉल्युबल है। ठीक है, एसिड्स हैव हाई मेल्टिंग एंड देयर इज इन्वॉल्वमेंट ऑफ हाइड्रोजन, देयर इज इन्वॉल्वमेंट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग and they are soluble in water. But in halo acids they are, ये क्या नहीं है, जो हेलो एसिड्स है they are not dipolar in nature as compared just like amino acids. ठीक है, but in halo acids they are not dipolar in nature, or they do not show dipolar nature, they are not dipolar in nature. ठीक है, like amino एसिड्स। अब जब ये डाइपोलर नेचर के हैं ही नहीं, तो इनके बीच में स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी नहीं होगा। जब स्ट्रॉन्ग मोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होगा तो इनका मेल्टिंग पॉइंट इतना ज़्यादा हाई नहीं जाएगा। क्लियर है? तो ये क्या है, RCH, यहाँ पे X आ जाएगा, और एसिड है तो हमने यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड को मेंशन कर दिया। ये क्या है, हेलो एसिड्स है। ठीक है, दे आर नॉट डाइपोलर इन नेचर, बट यहाँ पे क्या है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप प्रेजेंट है। ठीक है, तो कार्बोक्सिलिक ग्रुप ऑफ हेलो एसिड्स आर इन्वॉल्व इन हाइड्रोजन बॉन्डिंग, राइट? हियर कार्बोक्सिलिक ग्रुप ऑफ हेलो एसिड्स आर इन्वॉल्व इन हाइड्रोजन बॉन्डिंग ठीक है, क्योंकि जो कार्बोक्सिलिक एसिड्स होते हैं वो तो हाइड्रोजन बॉन्ड शो करेंगे ही। तो ये जो मॉलिक्यूल्स है, ठीक है, यहाँ पे क्या है, हाइड्रोजन बॉन्ड शो कर रहे हैं, तो मॉलिक्यूल्स ये वाटर के साथ सॉल्युबल हो जाएगा, लेकिन क्योंकि ये वीक एसिड इतना ज्यादा सॉल्युबलाइज भी नहीं हो पाएगा एज कंपेयर टू अल्फा अमीनो एसिड्स और अमीनो एसिड्स। ठीक है, क्लियर है? Hence these group of halo acids are involved in the hydrogen bonding and with molecules of water hydrogen bonding which shows solubility but not more than amino acids। ओके, तो ये था हमारा क्वेश्चन 4th। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन 5th, वेयर डज द वाटर प्रेजेंट इन एग गो आफ्टर बॉइलिंग द एग? आप सबने एग देखा है, ठीक है? जब एग कच्चा होता है, ठीक है, तो वो किस फॉर्म में होता है? वो अपने क्वाटनरी फॉर्म में होता है, राइट? तो जैसे हम उसको हीट करते हैं, उसमें क्या क्या प्रेजेंट होता है? लिक्विड आप सबको पता है उसके अंदर है, और वाटर भी प्रेजेंट होता है। लेकिन जैसे ही हम उसको हीट करते हैं, जैसे ही हम उसको बॉईल करते हैं, वो खुद को क्या करने लग जाता है? अनकॉइल करने लग जाता है। क्वाटनरी, टर्शरी, सेकेंडरी से वो प्राइमरी में कन्वर्ट हो जाता है, राइट? एंड अगर पहले से ही कोई प्रोटीन प्राइमरी में है तो वो चेंज नहीं होगा। क्लियर? अब क्वेश्चन ये है कि उसके अंदर जो एग के अंदर वाटर प्रेजेंट होता है वो बॉईल करने के बाद कहाँ चला जाता है? रहता तो वो शेल के अंदर ही है, राइट? तो वो जाएगा कहाँ पे? और अगर वो गर्म हो भी जा रहा है तो वेपर बन के तो निकल नहीं सकता। होता क्या है कि जैसे ही हम एग को हीट करते हैं तो वो कोगुलेशन शो करने लग जाता है। क्या शो करते हैं? कोगुलेशन शो करने लग जाते हैं। वो खुद को अनकॉइलिंग करने लग जाते हैं। सिंपल सी बात में हम कह सकते हैं कि टेम्परेचर इंक्रीज करने से वो डीनेचर्ड हो जाते हैं, ठीक है? यानी कि उनका जो एक्चुअल स्टेट था वो क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है, राइट? तो सबसे पहले जो एग है वो डीनेचर्ड होगा। डीनेचर्ड के बाद क्या हो जाएगा? वो कोगुलेट हो जाएंगे, वो जमने लग जाएंगे। और जो वाटर प्रेजेंट होता है एग के अंदर, कोगुलेशन क्या करता है? उस वाटर को एब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक है? एंड किसमें वो पार्टिसिपेट करते हैं? कैसे वो कोगुलेशन जो है वो कैसे वाटर को अपने अंदर एब्जॉर्ब करता है? फ्रॉम हाइड्रोजन बॉन्डिंग।
क्लियर? इसी वजह से जब एग जो है वो बॉईल हो जाता है, सॉलिड शेप में हमें दिखने लग जाता है, तो उसमें हमें वाटर के मॉलिक्यूल्स नजर नहीं आते, क्योंकि वो वाटर जो है वो एब्जॉर्ब कर लिया जाता है थ्रू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्लियर है? तो व्हेन एग बॉईल, जब हम क्या करेंगे, एग को बॉईल करेंगे, व्हेन एग बॉईल प्रोटीन फर्स्ट गेट डीनेचर्ड, प्रोटीन फर्स्ट गेट डीनेचर्ड एंड देन कोगुलेटेड। ठीक है, डीनेचर्ड हो गया एंड देन कोगुलेटेड। The water present in the egg get absorbed. The water present in egg get absorbed by coagulation. The water present in egg get absorbed by coagulation. ठीक है, और एब्जॉर्ब बाय कोगुलेटेड प्रोटीन। कोगुलेटेड प्रोटीन, ठीक है, एंड प्रोबेबली थ्रू हाइड्रोजन बॉन्डिंग, प्रोटीन थ्रू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, किससे थ्रू आएंगे? थ्रू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्लियर? इतना तो इसका इतना छोटा सा ही आंसर था। क्लियर है स्टूडेंट्स? आई होप कि आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाई विटामिन सी बी स्टोर्ड इन आवर व्हाई कैन नॉट विटामिन सी बी स्टोर्ड इन आवर बॉडी। ये बात हमें पता है, हमने पढ़ा है क्लास में, राइट, कि विटामिन सी हमारी बॉडी में स्टोर नहीं होता है, इसीलिए हमें टाइम टू टाइम विटामिन सी कंज्यूम करना चाहिए। इसके पीछे का क्या रीजन है? क्योंकि विटामिन सी आर वाटर सॉल्युबल। ठीक है, वो वाटर सॉल्युबल होते हैं, हमारी बॉडी में यूरिन के थ्रू बाहर आ जाता है। क्लियर है? सो आंसर, विटामिन सी कैन नॉट स्टोर्ड in our body because it is water soluble. ये क्या है? ये water soluble है and it get removed from our body थ्रू यूरिन। ठीक है, ये हमारे बॉडी से बाहर आ जाएगा, इसीलिए हमें इसको कंज्यूम करते रहना चाहिए। ये था हमारा क्वेश्चन 6। ओके, अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 10.7। What product would be formed when a nucleotide formed DNA containing thymine is हाइड्रोलाइज्ड? ठीक है, क्या क्या यहाँ पे प्रोडक्ट हमें देखने के लिए मिलेगा? ठीक है, तो क्या क्या प्रोडक्ट होंगे यहाँ पे जब हम क्या करेंगे? डीएनए, जो डीएनए कंटेनिंग थाइमीन है उसको हम हाइड्रोलाइज्ड करेंगे। तो सबसे पहला है 2-डीऑक्सी डी राइबोज, ये हमें देखने के लिए मिलेगा, राइट, 2-डीऑक्सी डी राइबोज और डीऑक्सी माइनस राइबोज। क्लियर? एक तो हमें ये देखने के लिए मिलेगा, ठीक है, और क्या क्या हमें मिलेगा? 2 पायरिमिडीन देखने के लिए मिलेंगे। कौन कौन से? एक हमें ग्वानिन देखने के लिए मिलेगा और एक हमें एडेनिन देखने के लिए मिलेगा। ओके, 2 पायरिमिडीन कौन कौन से हैं? 2 पायरिमिडीन, ग्वानिन एंड एक हो जाएगा ग्वानिन जिसको G से रिप्रेजेंट करते हैं, G, एंड सेकेंड वन इज एडेनिन जो कि होता है कैपिटल ए। और
और क्या मिलेगा हमें, 2 प्यूरीन मिलते हैं इसमें। प्यूरीन कौन कौन से होते हैं, थायमीन एंड साइटोसिन। थायमीन, टी एंड थायमीन एंड साइटोसिन, जो कि होता है सी। एंड लास्ट वन इज फॉस्फोरिक एसिड। फॉस्फोरिक एसिड, क्लियर। ये है हमारा क्वेश्चन 10.7। अब लास्ट क्वेश्चन है इंटेक्स क्वेश्चन का, उसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम बैक एक्सरसाइज करना स्टार्ट कर देंगे। ओके, व्हेन आरएनए इज हाइड्रोलाइज्ड देयर इज नो रिलेशनशिप अमंग द क्वांटिटीज ऑफ डिफरेंट बेसिस ऑब्टेन। ठीक, व्हाट डज दिस फैक्ट सजेस्टेड अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ आरएनए। देखो आरएनए क्या है, यहाँ पे सबसे पहले हम डीएनए की बात करते हैं। तो डीएनए जो होता है वो हमारा डबल स्ट्रैंड, यानी कि उसमें 2 स्ट्रैंड प्रेजेंट होते हैं एंड 4 कॉम्प्लीमेंट्री बेस प्रेजेंट होता है। कौन कौन सा, जिसमें साइटोसिन, ग्वानिन, थायमीन एंड एडेनिन। यूरासिल एब्सेंट होता है। यूरासिल किस में प्रेजेंट होता है, आरएनए में यूरासिल प्रेजेंट होता है, राइट। और यहाँ पे बॉन्डिंग कैसी होती है, साइटोसिन हमेशा ग्वानिन के साथ अटैच होता है, या फिर हम कहें कि पेयर में होता है। थायमीन ऑलवेज पेयर विद एडेनिन एंड देयरफॉर डीएनए ऑफ मॉलिक्यूल इज हाइड्रोलाइज्ड। और जैसे ही हम डीएनए ऑफ मॉलिक्यूल्स को हाइड्रोलाइज करेंगे, यहाँ पे क्या होगा, अमाउंट ऑफ साइटोसिन इज ऑलवेज इक्वल टू ग्वानिन एंड दैट ऑफ द एडेनिन। क्लियर, चलो लिखेंगे कैसे हम वो देखते हैं। सबसे पहले डीएनए की हम बात करें। डीएनए इज अ 2-strand molecule. DNA is a 2-strand molecule in which DNA is a 2-strand molecules in which 4 complementary base कौन कौन से 4 कॉम्प्लीमेंट्री बेस हैं, साइटोसिन C is always pair with साइटोसिन किसके साथ पेयर होता है, ग्वानिन के साथ। साइटोसिन ऑलवेज पेयर विथ ग्वानिन while थायमीन ऑलवेज पेयर विथ, थायमीन किसके साथ पेयर होगा, एडेनिन के साथ। थायमीन ऑलवेज पेयर विथ एडेनिन, यानी कि ए। क्लियर। एंड व्हेन डीएनए ऑफ मॉलिक्यूल इज हाइड्रोलिसिस, देयरफॉर व्हेन डीएनए ऑफ मॉलिक्यूल hydrolysis, when DNA of molecule hydrolysis, the molar amount of cytosine is always equal to, the molar amount of cytosine is always equal to guanine and that of adenine is always equal to thymine, and that of adenine is always equal to thymine। ठीक है, हाइड्रोलाइज करने पे हमेशा इक्वल होते हैं। ठीक है, एंड आरएनए ऑल्सो कंटेन दीज बेसिस। ठीक है, आरएनए के अंदर भी 4 बेसिस प्रेजेंट होता है। आरएनए ऑल्सो कंटेन 4 बेसिस। कौन कौन से होते हैं आरएनए के अंदर 4 बेसिस? सिर्फ इसके अंदर क्या प्रेजेंट नहीं होता है,
डीएनए के अंदर एक क्या प्रेजेंट नहीं था, यूरासिल प्रेजेंट नहीं था, वही यूरासिल किसके अंदर प्रेजेंट होता है, आरएनए के प्रेजेंट होता, आरएनए के अंदर प्रेजेंट होता है. ओके, सो आरएनए ऑल्सो कंटेन 4 बेसिस एंड यहाँ पे क्या है, RNA also contain 4 bases. The 3 bases are same. The 3 bases are same as DNA. ठीक है, जो 3 bases है वो बिल्कुल सेम होंगे just like a DNA, but fourth one is uracil. फोर्थ वन क्या होता है, यूरासिल होता है. ओके, इसको नोट डाउन कर लो. फोर्थ वन इज यूरासिल. देखो आरएनए के अंदर क्या है, नो रिलेशन बिटवीन क्वांटिटीज ऑफ 4 बेसिस. आरएनए में कोई भी रिलेशन नहीं होता है 4 बेसिस में. ठीक है, कौन कौन से, साइटोसिन, ग्वानिन, एडेनिन एंड यूरासिल. देयरफॉर बेस प्राइमरी प्रिंसिपल पेयर विद, देखेंगे किस किस के साथ पेयर होते हैं. क्लियर, इतना नोट डाउन कर लिया है. इन RNA there is no relation. In RNA there is no relationship between quantities of 4 bases. There is no relationship between the quantities of 4 bases. कौन कौन से 4 bases है, साइटोसिन, ग्वानिन, एडेनिन एंड यूरासिल. साइटोसिन, ग्वानिन और एडेनिन एंड यूरासिल, ये सारे के सारे किसके अंदर प्रेजेंट होते हैं, ये सारे के सारे आरएनए में प्रेजेंट होते हैं. ओके, अब जैसे डीएनए में हमने पेयरिंग देखी थी वैसे यहाँ पे पेयरिंग देख लेते हैं. ए पेयर विद यू, ए पेयर विथ यू, यानी कि एडेनिन किसके साथ पेयर करता है, यूरासिल के साथ. एंड साइटोसिन इज ऑलवेज पेयर इज, यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइटोसिन इज पेयर विथ एडेनिन. साइटोसिन इज पेयर विथ एडेनिन. ओके, साइटोसिन हो गया, नो एडेनिन नहीं था, ग्वानिन. एडेनिन पेयर विथ यूरासिल एंड साइटोसिन इज पेयर विथ ग्वानिन. ठीक है, क्लियर है. यहाँ पे ए पेयर विथ यू एंड सी पेयर विथ जी, ये हमारा हो गया. सो डीएनए एंड आरएनए हैज अ सिंगल स्ट्रैंड. ठीक है, यहाँ पे क्या है, ये तो हमने लिख दिया, वहां पे क्या था, यूरासिल की जगह थाइमीन था. क्लियर है, जो डीएनए होते हैं वो क्या होते हैं, सिंगल स्ट्रैंड होते हैं. वहीं जो आरएनए इज अ सिंगल स्ट्रैंड एंड डीएनए इज द डबल स्ट्रैंड. ओके, so unlike DNA, RNA is a single strand. ठीक है, क्लियर. तो यहाँ पे हमने ये लास्ट वाले 10.8 का आंसर मेंशन कर लिया है. यहाँ पे हमारे सारे के सारे इंटेक्स क्वेश्चन होते हैं ओवर. क्लियर, मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में बैक एक्सरसाइज के साथ. ओके स्टूडेंट्स, आई होप कि सारे क्वेश्चंस आपको समझ आए होंगे. जो भी क्वेश्चन आपको समझ नहीं आया आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, हम उसका आंसर जरूर करेंगे. क्लियर, थैंक यू सो मच.